हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी जो है बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की, और इसके अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे थे लोकतंत्र के आपके परिमाण, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके जो रिजल्टेंट है वो क्या है, इनके विषय में हम लोग आपका बात कर रहे थे। इसमें हम लोग कुछ पैराग्राफ्स आपके पढ़ चुके थे, उन पे गौर भी कर चुके थे और एक एक करके उनको बहुत अच्छे से आपका देखते रहे। क्लियर है? इसमें अगर किसी का कोई डाउट होता है, वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने सामान्य परिचय को पढ़ा, आखिर में इसके अंतर्गत हम किस तरह की चीज़ों को देखते हैं, संविधान क्या है और कैसे संविधान हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के लिए हमें बढ़ावा देता है, इस सब विषय में हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका देखा है। हमने लोकतंत्र के परिमाणों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, ठीक, उस मूल्यांकन को हमने देखा। हम देखेंगे क्या कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपको ध्यान रहे थोड़ा सा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या ध्यान रखना है आपको। मेनली होता है कि जो नागरिक हैं उन नागरिकों को समानता के अधिकार को बढ़ावा दिया, जो व्यक्ति हैं वो गरिमापूर्ण उनका जीवन हो और इस तरह के बेहतरीन माहौल में अपने आप को वो सर्वाइव कर पाए, ऐसा कुछ हम लोगों को तैयार करके आपका बना के देता है। टकरावों को टालने की संभावना के तरीके देते हैं, यानी कि में सरकार में या समाज में या फिर समाज आपस में राजनीतिक या सामाजिक टकराव ना हो, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर बात करते हैं। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। अगर गलती है तो हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी तरह होती है? अपने आसपास के लोगों से बात कर पाए तो भी अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि दूसरा और कौन सा है, सबके लोगों की जो चॉइस है वो लोकतंत्र है, और कह रहे हैं कि लोकतंत्र का जो समर्थन है वो युक्ति पर है, कोई ऐसा वैसा हमारा जो नहीं है, सब क्या है, लॉजिकल। और हमने ये भी देखा कि दुनिया के आज 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जहां पर आपका देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा। एक आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को पता ही है कि एक निश्चित समय में चुनाव होते हैं, बुनियादी चीजों की अपने नागरिकों के लिए वो लोग गारंटी देते हैं, ठीक। इसमें जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो हमने इसके अंतर्गत आपका देख ली और उनको एक एक करके जो है हमने बात भी की, ठीक। ये आपको समझ आना चाहिए और ये आपको देखना भी चाहिए। यहाँ कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बन सकती हैं, पर नागरिकों को उनकी स्थिति का लाभ अपने लक्ष्यों को हासिल करने, देखिए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो अब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी में आप चाहेंगे कि हमें सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, तो नहीं, उसके लिए आपको अपने लक्ष्य सेट करने पड़े। फिर हमने देखा उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्या है। सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबल किसके, फिर उसके बाद देखा जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवार के बाद देखा कि जो वैध शासन है वो वैध शासन किसका है, हमने इन सभी पर हमने एक एक करके जो है आपका बात करी और एक एक करके इन सबको हमने देख लिया, ठीक। इसमें हम दूसरे पहलू पर भी आपका नजर डाल चुके हैं। इसमें लोकतंत्र की इस बात पक्की व्यवस्था होती है कि कुछ कायदे, नियम, कानून अनुसार होते हैं और जनता को और जो भी लोग होते हैं उन सबको उस नियमों का पालन करना होता है, ठीक। अब देखिए जो चाइना जो चीज है अक्सर वो गैर लोकतांत्रिक सरकार की नहीं होती, इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिमाण पर गौर करते हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन हो जाएगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह है। क्या होगा, सरकार की बात कर रहे हैं, तो कायदे कानून को मानने के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल। तो उत्तरदायी किसके प्रति है, लोगों के प्रति। कि लोकतंत्र में क्यों अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है, तो जो हमारी पब्लिक होती है वही निभाती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद के प्रति जवाबदेह के लिए कार्यविधि विकसित कर लेती है, ठीक। तो किस तरह से जवाबदेह बनाना, उसके लिए क्या कार्यविधि विकसित करती है। आज हम लोग जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे और एक एक करके हम इसमें जो और इम्पोर्टेंट पहलू हैं उनको हम लोग देखेंगे।
तो फिलहाल जितना आप लोगों ने कल पढ़ा है, इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो हम बढ़ चलते हैं आगे। चलिए, किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ भी चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही है उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं आगे और हम इसमें बात करेंगे। अगर आप इन इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते, कह रहे जो चीजें हमने पढ़ी हैं उन चीजों को अगर आप लोग कंपेयर करोगे, तो आप उन्हें कंपेयर करोगे तो इसमें क्या दिखेगा, तो आपको इन संस्थानों और व्यवहारों पर गौर करना होगा कि कैसे ये संस्थान चल रहे हैं, किस तरह से इनका प्रोसेस और आपकी प्रक्रिया है। इन सभी को आपको गौर करके जो है आपको देखना है। ठीक, नियमित और निष्पक्ष चुनाव प्रमुख नीतियों और कानूनों पर खुले सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने नागरिकों को सूचना का अधिकार है। अब देखिए, नागरिकों को इस लोकतंत्र में एक अधिकार मिला है जिसको कहते हैं हम लोग सूचना का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें ये लोग आपका सरकार का जो कामकाज है, इस कामकाज के बारे में वो आपका जानकारी हासिल कर सकते हैं नागरिक, और किस तरह से निष्पक्ष चुनाव होगा, क्या प्रमुख नीतियां हैं, कानून किस तरह से आपके सार्वजनिक आपकी चर्चाएं हैं, इन पर सब पर अपनी चर्चा करता है। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों को रिकॉर्ड मिलता जुलता है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव करने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई। क्लियर है? इन सारी चीजों को बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज्यादा आपकी सफल हुई है। ठीक, तो आप देखेंगे कि लोगों के लिए जो सबसे अच्छी व्यवस्था रही है आज तक, वो है, हम कह सकते हैं कि वो आपका, मेरे प्यारे बच्चों, वो लोकतंत्र है। पर ऐसे चुनाव कराने जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस करने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अब देखिए, चुनाव होते हैं, सब लोगों को वोटिंग राइट मिलता है। उस वोटिंग राइट्स में आप देख सकते हैं कि वो सबको मिलना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, हर व्यक्ति को जो आपकी सार्वजनिक बहस है, बहस मतलब डिस्कशन, आपकी चर्चा है, उस पे करने के मामले में क्या है, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, कहीं कहीं आप देखने को मिलोगे नाम की डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी सार्वजनिक चीजों पर लोगों को हित के लिए जो आपके बिल, आपकी नीतियां निर्धारण होते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आपका डिस्कशन जो है वो नहीं होता है। ठीक, नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। अब देखिए, जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको कुछ आपकी सूचनाओं का आदान प्रदान करें। तो इस स्थिति को अगर आप देखोगे तो ये स्थिति थोड़ी सी आपकी खराब आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब लोगों को सूचना साझा करने के मामले में वो एक आपका रिकॉर्ड तौर काम नहीं कर पाए। क्लियर है? यानी कि क्षेत्र में पिछड़े रहे। पर इनकी तुलना में जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों को से करते हैं, यानी कि अब देखिए, डेमोक्रेसी का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, नॉन डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक राज्य में से किसका कर रहे हैं, गैर लोकतांत्रिक, तो इन क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर ही ठहराता है। अब देखिए, अब आप इन्हें कंपेयर करोगे तो आपको कैसा लगेगा कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, बेहतर है। किसमें, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। अगर हम लोग लोकतांत्रिक की आप चर्चा करेंगे तो क्या दिखाई देगा कि उसमें जो रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं हमको दिखाई देंगी और बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें बताइए, इसमें कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको समझ नहीं आई? दोनों पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, क्लियर है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, अगर किसी को डाउट है, कोई कमेंट है
मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है या कोई आपका प्रश्न है, देख लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। देख पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और हम लोग आपका बात करते हैं इस विषय में। अब देखिए, एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार शासन मुक्त दे। अब देखिए, लोकतांत्रिक सरकार से क्या उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई जनता किसी को वोट देती है या फिर अपने यहाँ डेमोक्रेसी चाहती है, तो उसका एक छोटा सा पहलू है। वो क्या चाहती है कि हमारे यहाँ जो लोगों की आपकी ज़रूरतें हैं और जो उनकी मांग है, उनको आपका ध्यान में रखा जाए, ठीक। और साथ ही साथ कुल मिलाकर भ्रष्टाचार हमारे यहाँ शासन में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की बात की जाए, ठीक। तो हमको क्या देखना है? हमको ऐसी शासन व्यवस्था देखनी है जहां पर आपका भ्रष्टाचार ना हो, ठीक। हमको इन सब चीजों पर आपका गौर करना है और इन पर हमको गौर करके देखना। इन दोनों मामलों में लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड सबसे प्रभावी नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें कि लोगों की जरूरतों को, मांगों को ध्यान में रखा जाए, भ्रष्टाचार ना हो, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों की उनकी जरूरतों के लिए तरसती है। अब कह रहे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें क्या होता है, लोगों को जो जरूरत चाहिए उनके लिए वो तरसते हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग उपेक्षा करती है। यानी कि जिस चीज से मांग कर रही है उसके लिए बैठे होते हैं कि शायद अब नहीं क्या अब होगा। तो इस तरह से चीजें बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ ही इन्हें भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है, कहने के लिए कोई आधार नहीं। कैसा है? कहने के लिए कोई आपका आधार जो है वो आपका नहीं है, कोई बेसिस जो है आपके नहीं है। ये आपको बेसिकली ध्यान देना है। आगे देखिए, बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यार अगर हम लोग और शासन व्यवस्थाओं को देखेंगे दो देश में, तो हमें समझ आएगा जो ये शासन व्यवस्था है अन्य देशों की शासन व्यवस्था से कैसी है, बहुत अच्छी जो है हमको दिखाई देगी, ठीक। अब क्यों अच्छी दिखाई देगी, क्यों आपका बेहतर दिखाई देगी, आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का अगर किसी और दूसरे से कंपैरिजन करा जाए तो उनके तुलना में तो लोकतंत्र बहुत बढ़िया है। लोगों को अधिकार मिले हैं, समानता की चीजें मिली हैं, राइट टू फ्रीडम मिला है, राइट टू स्पीच मिला है, जबकि आपका गैर लोकतांत्रिक सरकार में ये चीजें नहीं है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है और कर्म कुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन भाव है। कह रहे कि आप कुछ भी देख लीजिए, चाहे इसमें भ्रष्टाचार हो, कार्यकुशल की कमी हो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन लोगों के इसमें अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, लोकतांत्रिक शासन में ही अगर हम शासन व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी दुनिया में इसका लोकतंत्र का जबरदस्त समर्थन है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, ठीक। साथ ही दिए गए दक्षिण अफ्रीका के, एशिया के प्रमाणों यानी कि जो एविडेंस के जरिए कि समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासक चाहते हैं। वे ये भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है करने की। लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र के लिए एक परिमाण ही है, इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्या नहीं कर सकते? हम इनकी जो अनदेखी कर रहे हैं वो अनदेखी जो है हम लोग इसमें नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा, ठीक।
ये आपको देखना होगा। अगर आप इस तरह से इन सबको ध्यान रखते हैं, एक एक करके इन सब पर आप लोग बात करते हैं, तो ये मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको सरलता मिल जाएगी और लोकतंत्र के जो परिमाण है, जो रिजल्टेंट हैं, वो आपको बहुत हद तक आपको दिखाई देंगे इसमें, ठीक, और आप उनको समझ भी सकते हैं, ठीक। ये देखिए, अपने समर्थन पैदा करने वाली लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का परिमाण ही है, इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कह रहे कि जो लोकतंत्रता की क्षमता है, यही लोकतंत्र का क्या है, आपका परिमाण है, और कह रहे कि हम इसकी अनदेखी जो है आपका नहीं की जा सकती, ठीक। ये हमको देखना है। चलिए, इतना ध्यान रहेगा। इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमने यहाँ से शुरू किया था, कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ पीछे पूछना हो, ठीक, तो आप मुझसे, मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो फिर सीधा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। याद रहेगा इतना? चलिए, मैं आपको फिर एक बार 30 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। फिर कुछ भी ऐसा बनता है हम लोग इस पर आपका बात कर लेंगे। देख रहे हैं ना? तो किसी का कोई डाउट? चलिए, अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब एक बार देखिए, पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वारता है। कि पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लोकतंत्र को जो तानाशाही के ऊपर वारता मिली, यानी कि डिक्टेटरशिप से ऊपर कौन है? डेमोक्रेसी। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? डेमोक्रेसी के ऊपर डिक्टेटरशिप। क्योंकि आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का तख्ता पलट करके वहां का थल सेना अध्यक्ष वहां का अपने आप को शासक नियुक्त कर लेता है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि हर जगह क्या है? तानाशाही के ऊपर लोकतंत्र है, जबकि पाकिस्तान में, ठीक, लोकतंत्र के ऊपर तानाशाही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कुछ आपको कंट्री दिखाई दी है। इसमें दिखा है बेहतर लोकतंत्र, कभी कभी तानाशाही बेहतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप इनको देखिए, इनको दिया गया है और कथन के अनुसार आप इसको एक बार इस सारणी को पूरा सा नंबर्स को थोड़ा सा आप देख लीजिए और इस नंबर्स पे आपका अपनी बात कर लीजिए। कुछ भी ऐसा डाउट बनेगा, कोई ऐसी चीजें होंगी, हम उनको जरूर पढ़ेंगे। देख लिया? चलिए, अब देखिए, बांग्लादेश में 69, भारत में 70, नेपाल में 62, पाकिस्तान 37, श्रीलंका 71, और कभी कभी तानाशाह में अगर हम देखें 69। तो ये सब एक आपका क्या है? स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस में 2007 में इस तरह से कुछ उन्होंने आंकन जारी किया, ठीक। अब आप लोग, अब हमने देखा कि अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों का संदेह है कि जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है वो सही डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो नहीं है वाले को ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इस बात का संदेह है कि हमारे यहाँ उपयुक्त डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक। तो देखिए, आपको दिखाई देगा दक्षिण एशिया में 88% लोग ये कहते हैं, ठीक, कि उपयुक्त है। और जो एक ग्रीन डार्क करके दिखाया है, इसको देख लीजिए आप, ग्रीन डार्क करके, तो यहाँ आपको इस पर दिखाई देगा, ठीक, ये वाला, ये बहुत उपयुक्त मानते हैं, ठीक, और ये बस खास मानते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। भारत में देखेंगे तो 92% लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बढ़िया उपयुक्त है, और कुछ लोग कहते हैं बहुत उपयुक्त है। लेकिन नीचे आप इनका नंबर देखोगे तो दिखाई देगा लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन। तो भारत में 95% लोग इसका समर्थन करते हैं, ठीक। पाकिस्तान में 0%, नेपाल में 94 है, नहीं, पाकिस्तान में 50%, क्षमा चाहूंगा, नेपाल में 94, भारत में 95, बांग्लादेश में 96 और श्रीलंका में 98%, ठीक। और दक्षिणी एशियाई जो कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशिया जो है, वो 94% लोग कहते हैं, ठीक। तो यानी कि भारत की अगर बात करें, 5% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा इसमें अपना व्यवहार नहीं मानते कि हमारे लिए ठीक है, वो थोड़ा अपनी अलगाववाद की थ्योरी को
अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। और वो अभी हमने एक टॉपिक देखा था कि अगर हम लोग लोकतंत्र में आपस में कंपेयर करें तो हमको दूसरे के लोकतंत्र के साथ अपने लोकतंत्र की अगर हम लोग अपना कंपेयर करेंगे तो हमको खामियां मिलेंगी। लेकिन हम लोग लोकतंत्र से गैर लोकतांत्रिक चीजों का कंपेयर करेंगे तो हमको बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो 5% जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं, उनके नजर में लोकतंत्र और व्यापक है, या फिर क्या नहीं है, वो लोकतंत्र को मानते ही नहीं। ठीक, किसी तरह का और चीजों पर अपना विश्वास रखते हैं कि हमको एक सेपरेट धर्म के आधार पर कंट्री चाहिए, या फिर एक वर्ग समूह विशेष के आधार पर, या फिर किसी और प्रकार की जो आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या फिर कोई और शासन व्यवस्था है, उसको वो पसंद करते हैं। तो इस तरह से सबका एक उपयुक्त जो बैलेंस है वो आपको देखने के लिए जो है मिल जाएगा। ठीक, और आप इस पे जो है गौर कर सकते हैं। तो इतना एक बार फिलहाल देख लीजिए, क्योंकि डाटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता हो। ठीक, आप परीक्षा में इस तरह की चीजें लिख दो, डायग्राम बनाकर, समझ लीजिए, मान लीजिए आपके अंक हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि आप औरों से बेहतर हैं। ठीक, और कुछ नया दे रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि पूरी राम कथा लिख दी और जो फैक्चुअल चीजें थी वो नहीं लिखा। आपको जेन्युइन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए, अभी तो मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, बाद में जब हमारा कोर्स खत्म समाप्त हो जाता है तो मैं एग्जाम से 1 महीना पहले मैं आपको सबको मॉडल आंसर्स कराता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको किस तरह से आंसर लिखने हैं आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। मैं आपको आंसर राइटिंग की जो है प्रिपरेशन कराता हूं। ठीक, तो आपको उस समय क्लास में भी बना रहना है कि जो आपने यहाँ पढ़ा है, जिससे हम बहुत स्लो स्पीड में पढ़ते हैं, ये फास्ट करते हैं, उसको हम कैसे लिखें, क्या हमारे शब्दों का चयन होना चाहिए, इस विषय में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक जो है बहुत कम बच्चे ही अंतिम तक रुकते हैं, वो अपने हिसाब से ही कि हमको रिवीजन करना है, ये नहीं है वो। तो जो लोग रुके रहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो चीजों को समझ के काम करते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, जिस हमने पिछले साल जब आंसर राइटिंग कराई थी तो बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जब वो अगली क्लास में आए 11वीं में तो उन्होंने बात भी की, सर हमको बड़ी हेल्प मिली है, तो हमको लिखने का एक पैटर्न मिला है। अब देखिए, अब प्रिसाइज आंसर लिखेंगे तो एग्जाम में पढ़ने के बाद उसे लगेगा कि हाँ, आंसर की वैल्यू है। मान लीजिए आपको 150 शब्द में लिखना था, आपने 110 शब्द में भी समाप्त कर दिया, 120 में भी, कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि क्वालिटी कंटेंट उन्होंने कम से कम इसमें दिया है। ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास की। क्या देख रहे हैं हम लोग? आर्थिक समृद्धि और विकास। किसको हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे, किसको आर्थिक विकास कहेंगे? अब एक मैं बहुत आपको व्यवहारिक रूप से एक चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देखो, डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। विकास का मतलब है, हमारी अगर परिभाषा में देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार, देखिए यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन ये विकास जो आपका डेवलपमेंट टॉपिक है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस में साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है। डेवलपमेंट का मतलब है हमारे यहाँ आधारभूत संरचना से, कि जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में हॉस्पिटल अच्छे हों, ठीक, स्कूल अच्छे हों, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रोड अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, साफ सफाई अच्छी हो, जल की उपलब्धता बढ़िया हो, ठीक, कानून व्यवस्था बढ़िया चले। तो इस तरह की सारी चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चीज है यही है विकास, डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे सर अगर डेवलपमेंट क्या है तो इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है? भाई देखिए, ये तो हमारी बुक नॉलेज है, लेकिन मैं आपको जनरल पूछ लूं कि विकास क्या है। तो विकास का अभिप्राय ऐसी चीजों से है जो हमारी आधारभूत संरचना का विकास करे। तो आधारभूत संरचना में हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, हेल्थ हमने कर ही लिया, संचार, ठीक है ना, और आपके जल आपूर्ति, सफाई, नई नई तकनीकी को हम लोग एक्सेप्ट करें, इंटरनेट की दुनिया में नया खोज करें। तो ये सारी ही जो आपकी चीजें हैं, ये सारी ही चीजें आपको क्या दिखाई देंगी मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके विकास का है। अगर हम लोग समृद्धि की बात करें, देखिए पहले मैंने आपको विकास समझाया ताकि समृद्धि आपको कंफ्यूज ना हो। समृद्धि का मतलब है देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटल इनकम में वृद्धि को ही हम लोग समृद्धि कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम फिलहाल 100 रुपए है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, या मान लीजिए 1000 रुपए है, ऐसे मान लीजिए 1000 रुपए। अगर आप देखोगे कि आपके सड़क 2 बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, शिक्षा बन रहे हैं, सब कुछ अच्छे अच्छे स्कूल, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही, लेकिन अगर आपका अपनी ग्रोथ नहीं होगी
तो आपके लिए कोई मायने नहीं है मल्टीनेशनल हॉस्पिटल के, कोई मतलब नहीं है अपने अच्छे अच्छे स्कूल्स के, कोई मतलब नहीं बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन के। अगर आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, ठीक, देश की जीडीपी में आपका ग्रोथ होगी, तो लोगों को उसका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ है लोगों की जो वृद्धि है, जो समृद्धि है, जो पैसा है, उसमें वृद्धि से हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, आर्थिक समृद्धि। अगर आर्थिक समृद्धि है तो आपका विकास निश्चित होगा ही होगा। लेकिन अगर विकास है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका आर्थिक समृद्धि भी हो। तो कोई आपसे पूछ ले आपके लिए विकास जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि, तो आप आंसर क्या देंगे, विकास? नहीं, आपको आंसर देना है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिकल ग्रोथ आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतना टॉपिक जो है आपको समझ आया कि नहीं आया? आर्थिक समृद्धि और आपका डेवलपमेंट जो विकास है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आगे की आप सारी चीजों को आपस में रिलेट करके एक एक को बहुत अच्छे से आपका देख सकते हैं। ठीक है ना? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए पूछ लीजिए कुछ, कुछ भी मन में कोई क्वेश्चन बन रहा हो, कोई जिज्ञासा हो। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग आपका प्रश्न पूछने से जो आपको आपने सही प्रश्न पूछा गलत, ऐसा कोई जिज्ञासा न रखिए। जिस प्रकार भी आपका प्रश्न हो, मन में कोई भी शंका हो इस टॉपिक से लेकर, चैप्टर से लेकर, आप भी हिचक मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, याद रहेगा। आगे बढ़े। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उसे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? क्या आप अगर अच्छी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार हमने चुनी है, ये सरकार जो बन के आई है, ये अच्छी होगी, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। अगर उम्मीद कर रहे हैं तो उससे हम किस चीज की उम्मीद और करेंगे? तो हम उससे विकास की भी जो उम्मीद है, जो आपका डेवलपमेंट है, हम उसकी भी जो है आपका उम्मीद करेंगे। और कह रहे ये उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल उचित है, ये आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल उचित है। अगर हम 1950 से 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाही के कामकाज की तुलना करें तो हम पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। यानी कि अगर हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो डेवलपमेंट जो डेमोक्रेटिक जो आपकी कंट्री हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनसे अच्छा कहाँ मिला है? जो तानाशाही, जो आपका डिक्टेटरशिप जो आपकी कंट्री है, उनमें आपका आर्थिक समृद्धि हमको थोड़ी सी ज्यादा मिली। वहां पर याद रहेगा इतना, उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन में यह है अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। अब ऐसा क्या कारण है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उनमें आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? ये हमारे लिए चिंता का कारण है। पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र की को खारिज नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास नई कारकों मसलन जनसंख्या आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों में सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से पीछे छोड़ा है। कह रहे कि हमारा विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीजें होंगी, इसमें हमने जो तानाशाही कंट्री है हमने उनको आपका पीछे आपका छोड़ दिया है। ठीक, कि मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं पिछड़े, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव बेहतर है क्योंकि इसके लिए अन्य सकारात्मक फायदे भी हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भले डेवलपमेंट है, कुछ कमियां हैं,
हमारे लोकतंत्र में, देखिए अगर यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही तो हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, लेकिन ये बेहतर व्यवस्था है चुनाव के लिए और इसके सकारात्मक आपके पॉजिटिव जो है आपको फायदे भी इसके दिखाई देंगे। तो यानी कि सबसे पहली बात डेवलपमेंट कहाँ दिखाई देगा आपका, जो लोकतांत्रिक कंट्री है। इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा कहाँ मिलेगी, जहां पर आपका तानाशाही आपके क्या है बच्चों, शासन है, ऐसी जगह। एग्जाम्पल है, अब मुझे बताइए कि नॉर्थ कोरिया में है कि साउथ कोरिया में है किंग जोंग, जल्दी बताइए। आंसर होगा नॉर्थ कोरिया, याद रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, एक एक करके देखा, आप लोग हमने कंपेयर किया कि डेमोक्रेसी कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या अंतर है, इकोनॉमिकल ग्रोथ और आफ्टर डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इन सभी को देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।